आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस के अंतर्गत जो यूपी बोर्ड ने अभी हाल ही में 2020 से जो 11th का सिलेबस नया चेंज किया है, एनसीईआरटी पर बेस्ड सिलेबस है, जो उसमें जो हॉर्नबिल बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन के अंतर्गत। और ये जो चैप्टर है इसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट माने होता है पिक्चर, और ये खुशवंत सिंह का एक रियलिस्टिक अकाउंट है। कहने का मतलब ये है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा का एक पार्ट है। तो इसमें ये बताते हैं कि कैसे इनका बचपन इनकी दादी के साथ बीता, इनकी ग्रैंडमदर के साथ, और कैसे धीरे धीरे ये उनके संग से उन्होंने इनका पालन किया, और कैसे धीरे धीरे ये जब बड़े होते हैं तो उनके साथ दादी के साथ जो इनकी रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे चेंज होती चली जाती है। और एट लास्ट इन्होंने बताया कि कैसे उनकी दादी की अंत में मौत होती है, देहावसान होता है। तो स्टोरी को लास्ट तक देखिए, एंजॉय कीजिए, उस चैप्टर का टेक्स्ट समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। माई ग्रैंडमदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर वॉज एन ओल्ड वुमन। कि लेखक कहते हैं कि मेरी जो दादी माँ है, किसी भी लाइक एवरीबडीज ग्रैंडमदर, जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उन सभी की ग्रैंडमदर की तरह ही वो एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर। अब वो कहते हैं सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, यानी बूढ़ी रही। हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, रिंकल माने होता है झुर्री पड़ जाना। फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, कि लगभग 20 वर्ष से। अब जब लेखक ये लिखते हैं तो उस समय ये बताते हैं कि लगभग 20 वर्ष से तो मैंने उनको ही देखा था कि वो उतनी ही बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर रिंकल्ड थे, अर्थात झुर्रियां पड़ी हुई थी। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। अब लेखक कहते हैं कि पीपल सेड, लोग कहते हैं, पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग, वो कभी यंग थी। वंस माने एक बार, बीन यंग यानी कभी वो यंग थी, एंड प्रेटी सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनकी यहां तक कि उनका एक हस्बैंड भी था। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऐसा बिलीव करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है, ये मेरे लिए कठिन है ऐसा विश्वास करना कि लोग कहते थे, ऐसा लोग कहते थे कि वे कभी यंग थी, प्रेटी थी, सुंदर थी, और उनका एक हस्बैंड था। ऐसा लोगों की बात सुनकर मुझे थोड़ा मुश्किल से बिलीव होता है। दैट वाज हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब लेखक कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट है, पिक्चर है, हंग वो लगी हुई थी, लटकी हुई थी, कहां? अबव द मेंटल पीस। अब मेंटल पीस का मतलब होता है सेल्फ अबव अ फायर प्लेस, कि जैसे कोई आग जलाने के लिए घर में जगह होती है एक जगह, तो उसके ऊपर जो सेल्फ होती है, जो अलमारी होती है, वही सेल्फ अबव अ फायर प्लेस, उस यानी जो आग जलाने का स्थान होता है वहां जो सेल्फ होती है यानी जो अलमारी होती है उसी को मेंटल पीस कहते हैं। कि वहीं मेरे दादाजी की फोटो लगी हुई थी ड्राइंग रूम में। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, कि ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर जो सेल्फ थी उसके ऊपर उनकी फोटो लगी हुई थी। ही बोर अ बिग टर्बन, वो एक बड़ी पगड़ी पहनते हैं, टर्बन माने पगड़ी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ऐसे कपड़े पहनते थे जो लूज ढीले ढाले, फिटिंग क्लॉथ्स फिट होने वाले, उनको यानी ढीले ढाले कपड़े वो पहनते थे। अब ऐसा ही इसलिए बता रहे लेखक, कह रहे हैं कि जब लोग ये कहते हैं कभी वो सुंदर थी, कभी वो यंग थी, उनका हस्बैंड था, तो वो इस बात ये बात लेखक बिलीव नहीं कर पा रहे। तो इस पर वो कहते हैं कि ऐसा थोड़ा मुझे कठिन लगता है, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर की अगर बात की जाए
तो ग्रैंडफादर की जो फोटो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लगी हुई है, पोर्ट्रेट माने उनकी पिक्चर लगी हुई है, और उसमें ही वोर अ बिग टर्बन, बियर माने होता पहनना, बोर माने पहने हुए, वो एक बिग टर्बन बड़ी पगड़ी पहने हुए, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स और ढीले ढाले फिटिंग क्लॉथ्स पहने, मतलब जो उनको फिट हो रहे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो उनकी लॉन्ग लंबी जो वाइट सफेद दाढ़ी है, बियर्ड माने दाढ़ी, कवर्ड वो ढके हुए द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, यानी वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट का मतलब चेस्ट माने होता है सीना, उनके सीने का जो अधिकतर जो हिस्सा है वो तो उनकी दाढ़ी ही कवर किए हुए हैं। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और ही लुक्ड वो दिखाई देते हैं एटलीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, कि कम से कम 100 वर्ष के तो वो दिखाई ही देते हैं। अभी कंपैरिजन कर रहे हैं दादी से और दादाजी से अपनी, क्योंकि लोग ये कहते थे कि वो जवान थी, कभी सुंदर थी, उनके हस्बैंड था, तो वो उस फोटो से कंपेयर करने की बात कर रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। अब लेखक आगे कहते हैं ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट माने प्रकार, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे हु वुड हैव अ वाइफ, जिसकी वाइफ रही होगी औरत और चिल्ड्रन या बच्चे रहे होंगे, यानी देखने में वे ऐसे नहीं लगते थे कि उनकी भी एक वाइफ होगी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ, वो दिखाई देते एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और ऐसे लगता था ही लुक्ड एज इफ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके बहुत और बहुत, लॉट्स माने बहुत, कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, ऐसे लगते थे। यानी ऐसे नहीं लगते थे उनकी खुद की वाइफ कोई हो या उनके बच्चे, जबकि इससे भी और बूढ़े लगते थे वो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड फ्रैटी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब लेखक कहते हैं एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी। अब एज जैसे कि फॉर माई ग्रैंड मदर्स बीइंग यंग एंड प्रेटी, कि मेरी ग्रैंड मदर के यंग और प्रेटी होने का सवाल है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, ये जो विचार है कि वो कभी सुंदर और युवा रही, ये जो थॉट है मेरे लिए हमेशा रिवॉल्टिंग रहा, माने विद्रोही विचार रहा, क्रांतिकारी विचार रहा। मुझे इस पर साधारणतया सिंपली विश्वास नहीं हुआ, बेसिकली इस पर मैं विश्वास नहीं कर पाया जनरली। He often told us of the games she used to play as a child. She often told us of the games. She often, वो प्रायः हमें गेम्स के बारे में बताती थी। She used to play as a child, जो बच्चे के रूप में जो गेम, जब वो बच्ची थी तो जो गेम खेला करती थी, उस गेम के बारे में वो हमें मुझे बताया करती थी, हमें बताया करती थी। That seemed quite absurd. ये थोड़ा बिल्कुल एब्सर्ड लगता था, माने रेडिकुलस माने हास्यास्पद, एंड अनडिग्निफाइड माने अशोभनीय ऑन हर पार्ट, कि जब वो ये कहती थी, जब वो बताती थी अब उन गेम्स के बारे में जो बचपन में खेला करती थी एज अ चाइल्ड, जब वो चाइल्ड थी, और सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो इस बारे में बताती थी कि अपने बचपन की गेम्स के बारे में कि कौन से गेम वो खेला करती थी, तो लेखक कहता है दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये बिल्कुल एब्सर्ड लगता है, बेतुका माने हास्यास्पद, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, कि उनके तरफ से अगर देखा जाए तो मुझे तो ये लगता है अनडिग्निफाइड एंड एब्सर्ड। अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अशोभनीय, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। फेबल्स का मतलब होता है दंत कथाएं, कपोल कल्पनाएं। तो लेखक कहते हैं कि हम तो इसको केवल वैसे ही ट्रीट करते थे इन चीज़ों को, उनकी इन कहानियों को, जब वो बताया करती थी अपने बचपन के गेम्स के बारे में, कि जैसे वो कहानियां सुना रही हो, कोई दंत कथाएं सुना रही हो, कोई कपोल कल्पनाएं, फेबल्स माने कपोल कल्पनाएं या दंत कथाएं, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स माने पैगंबर। सी यूज्ड टू टेल अस, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, सी यूज्ड टू टेल अस। यूज्ड टू माने बताया करती थी, यूज्ड टू माने कोई चीज आदत के लिए प्रयोग किया था, यूज्ड टू टेल अस, जो चीज वो हमें बताया करती थी, उन चीजों को तो हम वैसे ही ट्रीट करते थे जैसे वो कोई दंत कथाएं बता रही हो पैगंबरों की। आगे देखें, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट।
कि अब लेखक कहते हैं सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, कि हमेशा वो शॉर्ट छोटी नहीं यानी ज़्यादा लंबाई नहीं थी, फैट मोटी नहीं, और स्लाइटली बेंट और हल्का थोड़ा झुकी हुई रहती थी, बेंट माने झुकी हुई होना। हर फेस बाजा क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, अब जो उनका चेहरा था वो एक टाइप से क्रिस क्रॉस था। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है आड़ी तिरछी रेखाएं होना, ऑफ रिंकल्स, रिंकल माने होता है झुर्रियां, कि झुर्रियों की आड़ी तिरछी रेखाएं उनके चेहरे पर थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, कि जो इधर से उधर से निकल रही थी, एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर। अब लेखक कहते हैं कि वी वर सर्टेन, हम इसके प्रति निश्चित थे, हमें ये चीज पता था कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, कि जैसे कि हम उनको जानते हैं, यानी जब से हम जितना उनको जानते हैं, यानी जब से हमने उनको देखा तब से वो इतनी ही रही, ऐसे ही रही। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, टेरिबल माने होता है भयानक रूप से, तो यहाँ अधिक रूप से होगा। सो ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब लेखक कहते हैं कि वो इतनी ज्यादा ओल्ड थी कि इससे भी ज्यादा और वो ओल्ड ग्रो नहीं हो सकती थी, यानी और ओल्डर नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्ष वो इसी एज में रही, यानी वो लेखक के कहने का अर्थ है कि इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब इससे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो हैड स्टे माने होता बने रहना, एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, कि 20 वर्ष तक वो इसी एज में रही। सी could never have been pretty। अब लेखक कहते हैं कि जब वो ऐसी ही हमने उनको हमेशा देखा, तो सी could never have been pretty, तो वो कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा, अब प्रेटी और ब्यूटीफुल का अंतर यहाँ ये है कि यहाँ जिस प्रकार से खूबसूरती की बात की जा रही कि जो लोग उनको बताते थे उस प्रकार से खूबसूरत नहीं थी, हाँ लेकिन वो खूबसूरत थी। अब यहाँ जो लेखक दूसरी बार खूबसूरत कह रहे हैं, उनको ब्यूटीफुल कह रहे हैं, उनके कहने का अर्थ है कि वो हृदय से खूबसूरत थी, हृदय से सुंदर थी। सी हावल्ड, हावल का मतलब होता है हार्ड टू वॉक, यानी टू फील डिफिकल्ट इन वॉकिंग, यानी चलने में थोड़ा कठिनाई फील करना, वो हॉवल कहलाता है। तो सी हॉवल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। अब समझे, she hobbled about the house, hobble माने होता है बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चलना, तो पूरे घर में वो धीरे धीरे चला करती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट कहने का अर्थ है कि धब्बा रहित, स्पॉट माने होता है धब्बा, स्पॉटलेस वाइट धब्बा रहित सफेदी। अब यानी जो उनके कपड़े हैं वो बिल्कुल सफेद है। विद वन हैंड, यानी कहने का अर्थ है कि लेखक ये बताते हैं कि अपनी उसी श्वेत पोशाक में वो घर में टहला करती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, वेस्ट माने होता है कमर, एक हाथ जो होता था उनका रेस्ट करता होता था, यानी एक हाथ वो रखे रहती थी अपनी कमर में। टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप माने होता है झुकना। अब चूंकि वो झुकी रहती थी ना थोड़ा बूढ़े होने के कारण, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपना कमर में रखे होती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स माने होता है मन के, जो माला होती है ना, रोजरी बोलते हैं माला, जिससे माला फेरने का काम किया जाता है भजन भजने का, तो उसके और एक हाथ से तो वो अपने कमर में रखे रहती थी अपने स्टूप को बैलेंस करने के लिए, और दूसरा हाथ वो रखे, दूसरा हाथ उससे दूसरे हाथ से क्या करती थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला के मन को टेल करते रहती थी, अर्थात सरकाते रहती थी, गिनती रहती थी, यानी कहने का मतलब है माला फेरते रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। समझे जरा, हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स का अर्थ है बाल,
वर स्कैटर्ड, और जो उनके जब जो सिल्वर जैसे बाल थे, चांदी जैसे जो बाल थे, यानी सफेद बाल हो चुके थे, एक तो पूरी वो सफेद ही लगती थी, सफेद पोशाक में ही रहती थी, तभी तो लेखक ने कहा सी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। और फिर आगे वो कहते हैं हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, कि जो उनके सिल्वर लॉक्स थे, जो चांदी जैसे बाल थे, वो छितरे रहते थे, बिखरे रहते, अनटाइडली। टाइड टाइड होना बंधा होना होता है, तो अनटाइडली माने खुले रहते थे और बिखरे रहते थे। ओवर हर पेल, पेल माने होता है हल्का पीला, और पकड़ फेस, पकड़ माने होता है झुर्रीदार फेस, उनके हल्के पीले और झुर्रीदार चेहरे पर उनके बाल बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और जो उनके ओंठ होते थे कॉन्स्टेंटली माने लगातार मूव्ड, ओंठ चलते रहते थे इन इन इनऑडिबल प्रेयर, एक इनऑडिबल प्रेयर यानी ऐसी प्रेयर जो सुनाई न दे, यानी कहने का मतलब है कोई वो मंत्र जपती रहती थी और ऐसा मंत्र जो इनऑडिबल था, यानी सुना नहीं जिसको जा सकता था, यानी बहुत स्लो बोलती थी वो मंत्र को। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब लेखक कहते हैं हाँ वो सुंदर थी, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कि पर्वतों का जो विंटर लैंडस्केप होता है, माने लैंडस्केप का मतलब होता है दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य होता है, जब पर्वत बर्फ से ढके होते हैं सर्दी के समय, वो वैसे ही श्वेत लगती थी। अब चूंकि श्वेत वस्त्र पहने रहती थी और उनके बाल भी सिल्वर की तरह थे, यानी चांदी की तरह थे, तो लेखक कहते हैं हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, ठीक वैसे ही जैसे एक बर्फ से आच्छादित ढका हुआ जो पर्वत होते हैं उनका जो दृश्य होता है, जो लैंडस्केप होता है, वैसे ही वो दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी माने होता है एक सरलता, या ये कहें सेरेनिटी का अर्थ होता है एक शालीनता, यानी उनकी या अब लेखक कहते हैं यस यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, कि वो ठीक वैसे ही थी जैसे विंटर लैंडस्केप, लैंडस्केप माने होता है दृश्य ऑफ द माउंटेन्स, कि जो सर्दी के समय जो पर्वतों का दृश्य होता है जब पर्वत बर्फ से ढक जाते हैं वैसे ही वो दिखती थी, उतनी ही सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ वाइट, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, प्योर माने शुद्ध, वाइट माने श्वेत, सेरेनिटी माने एक शांति, एक सरलता, कि बड़ी सेरेनिटी का अर्थ है काम एंड पीसफुल, यानी बिल्कुल शांतमय। जैसे पर्वत जब बर्फ से ढके होते हैं तो बिल्कुल श्वेत और शांत दिखते हैं, बिल्कुल शांत, वैसे ही वो थी पर्वत, एक बर्फ से आच्छादित पर्वत की तरह सुंदर। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट माने होता है संतुष्टि, पीस माने होता है शांति, कि जहाँ एक शांत और एक संतुष्टि वाली एक आवो हवा होती है, कि वैसे ही वो, मतलब जो पर्वतों का जो माहौल होता है, जो सौंदर्य होता है, वैसे ही उनमें सौंदर्य था, उतनी ही पीस वाला, उतनी कंटेंटमेंट वाला, यानी उतनी संतुष्टि वाला। आगे लेखक क्या कहते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता उनके साथ मुझे छोड़ गए थे। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में चले गए थे रहने के लिए, यानी लेखक कह रहा है कि मेरे माता पिता मुझे उनके साथ तब छोड़ गए थे जब वो
शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम लगातार, कॉन्स्टेंटली माने लगातार एक साथ थे, टुगेदर थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, शी यूज टू का अर्थ होता है आदत, पास्ट की आदत। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह मॉर्निंग में मुझे वो वेकअप किया करती, जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती, गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन एन monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। समझे जरा, she said her morning prayer, अब जो उनकी मॉर्निंग प्रेयर होती थी, सुबह की जो प्रार्थना होती थी, वो she said माने वो कहती थी, प्रार्थना करती थी। हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी मॉर्निंग प्रेयर वो प्रेयर करती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। मोनोटोनस माने होता है नीरस, यानी एक रस में। सिंग सॉन्ग माने कुछ ना कुछ गाना, एक लय में गाना, कि वो एक लय में अपनी प्रार्थना करती थी। वाइल, कब? उस समय। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, कि जब मुझे स्नान कराती थी और कपड़े पहनाती थी, तो उस समय वो प्रार्थना किया करती थी। यानी उनकी प्रार्थना चलती रहती थी, और वो इस आशा में चलती थी, इस होप में चलती थी, दैट की आई वुड लिसन, कि मैं इसको सुनूं, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसको बिल्कुल दिल से गेट टू नो, जान जाऊं, अर्थात इसको रट लूं। आई लिसनड, लेखक कहता हाँ मैं सुनता था। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ इसको सीखने के लिए, कि मेरी दादी इसलिए मुझे नहलाते समय और कपड़े पहनाते समय इस आशा में वो अपने एक लय में वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी, कि शायद मैं इसको सुनूं और इसको सीख जाऊं। लेकिन लेखक कहता है मैं इसको सुनता था क्योंकि मुझे आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज अच्छी लगती। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं कभी बोदर नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ इसको सीखने के लिए। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और फिर इतना करने के बाद वो मेरी, फेच माने होता निकालना, वो मेरी वुडन लकड़ी की स्लेट निकालती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो पहले से ही वॉश करके रखती थी, उसको धो के रखती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और पीली चौक से, खड़िया से उसको प्लास्टर कर देती थी, उसे परत एक चढ़ा देती थी। एंड टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा अर्थन मिट्टी का एक इंक पॉट भी रखती थी। एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन। देन फिर आगे टाई देम ऑल इन अ बंडल, और इन सबको वो एक बंडल में बंद कर देती। यानी वो क्या क्या, उसकी स्लेट को रेडी धो के रखती थी, उसमें येलो चौक का प्लास्टर कर देती थी, एक मिट्टी का अर्थ इंक पॉट रखती थी, और एक रेड पेन, उस सबको एक बंडल में कर देती, एक गट्ठा में उसको बांध देती थी, बंडल बना देती थी। एंड हैंड इट टू बी, और ये सब मुझे सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद ऑफ अ थिक स्टेल चपाती। अब आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक माने मोटा, यानी अच्छा खासा, स्टेल चपाती, बासी चपाती, यानी अच्छी खासी जो बासी चपाती होती, रोटी होती थी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कि उसमें थोड़ा सा बटर और शक्कर, यानी मक्खन और शक्कर उसमें वो लगा देती थी, स्प्रेड कर देती थी, फैला देती थी उस बासी रोटी में। इतना ये ब्रेकफास्ट होता था। वी वेंट टू स्कूल, और ब्रेकफास्ट के बाद, यानी इतना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। सी कैरीड, वो ले जाया करती थी, सेवरल चपातीज, बहुत सारी, कई चपाती ले जाया करती थी अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए, विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, कि हमेशा मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, अब जो पुजारी था वो ही हमें अल्फाबेट सिखाता था, वही मॉर्निंग प्रेयर भी कराता था। while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। अब लिखा कहता है जब जब the children sat, जब बच्चे बैठे होते थे in the row माने पंक्ति में, on either side
एक तरफ, आइदर साइड माने तरफ हो गया, आइदर माने एक तरफ बैठे होते थे बरामदा में, या तो बच्चे सिंगिंग कर रहे होते थे, अल्फाबेट गा रहे होते थे, या प्रेयर गा रहे होते इन अ कोरस, एक कोरस में, एक मंडली में। कोरस का अर्थ होता है मंडली। यानी लेखक कह रहा है कि जब बच्चे एक तरफ बरामदा के रो में बैठे हुए, यानी बरामदा में जो बरामदा था, बरामदा था, उधर पंक्तियों में एक तरफ बच्चे बैठ के अल्फाबेट गाया करते थे, या मंडली में प्रेयर गाया करते, यानी सभी लोग मिलके, कोरस का अर्थ है मिलके, मंडली बनाकर गाना। तो माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो लेखक कहता उसी समय मेरी ग्रैंड मदर क्या करती थी, मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, माने शास्त्र पढ़ा करती। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, अंदर वो बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स रीड करा करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों अपना अपना काम फिनिश कर लेते, अर्थात मैं पढ़ लेता था और दादी शास्त्र को पढ़ लेती थी, जब ये फिनिश हो जाता था, we would walk back together, तो हम would walk, would का अर्थ होता आदत, यानी रोज जो कोई काम हो उसके लिए would लगाते हैं, तो we would walk back, तो हम वापस फिर आते थे साथ वापस आते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door। अब लेखक कहता है आते समय जो विलेज डॉग्स होते थे वुड मीट अस, वो हमें मिला करते थे एट द टेम्पल डोर, यानी मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और वे फॉलो करते थे, हमारे पीछे आते थे, अस टू आवर होम, हमारे घर तक पीछा करते हुए आते थे, ग्रॉलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, यानी उन चपातीज के लिए जो हम उनकी तरफ थ्रो करते थे, फेंकते थे, उन चपातीज के लिए वो गुर्राते और लड़ते हुए एक दूसरे से हमारे घर तक हमारा पीछा किया करते थे। अब लेखक आगे कहते हैं वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, कि लेखक कहते हैं वेन, जब माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली माने आराम से, सेटल हो गए इन द सिटी, कि लेखक बताते हैं कि जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से सेटल हो गए, तो दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर माने होता है बुलावा भेजना, तो उन्होंने हमें बुलावा भेज दिया। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप, इन आवर फ्रेंडशिप, कि लेखक कहते हैं कि अब यही एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप में, कि मेरी और मेरी दादी की फ्रेंडशिप में यही एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हालांकि हम एक ही रूम शेयर किया करती थी, यानी उसी रूम में मैं रहता था, उसी में मेरी दादी रहती थी। We shared the same room. My grandmother no longer came to school with me. No longer माने और ज्यादा नहीं, तो मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ और ज्यादा नहीं आती थी स्कूल। I used to go to an English school in a motor bus. I used to go, मैं जाया करता था, to an English school in a motor bus, कि एक मोटर बस में मैं इंग्लिश स्कूल जाया करता था, एक अंग्रेजी स्कूल में। There were no dogs in the streets. अब स्ट्रीट्स माने गलियां, कि गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कि हमारा जो सिटी हाउस था, शहर का जो घर था, उसका जो कोर्टयार्ड था माने जो आंगन था, उस आंगन में जो स्पैरो हुआ करती थी, गौरैया हुआ करती थी, उनके लिए सी टुक टू फीडिंग। अब चूंकि गली में कोई कुत्ते तो होते नहीं थे वहां शहर में, तो सी टुक टू फीडिंग माने वो खिलाया करती थी स्पैरोज को इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, कि हमारे सिटी हाउस के जो कोर्टयार्ड था, आंगन था, वहां गौरैयों को वो खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, कि लेखक कहता है एज द ईयर रोल्ड बाई, अब जैसे ईयर रोल हुए यानी समय गुजरा, वर्ष गुजरे, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, यानी हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाए। फॉर सम टाइम्स, यानी समय गुजरता गया, इन दोनों की मुलाकात कम होती गई, लेखक और लेखक की दादी के ग्रैंड मदर की। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तो उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा, अर्थात कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाया बराबर। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया। वेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आया करता था तो सी वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी, वुड आस्क मी पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने मुझको क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैं उनको इंग्लिश वर्ड्स बताता था।
एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ पश्चिमी साइंस के बारे में बताता था, एंड लर्निंग, और ज्ञान के बारे में, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में उन्हें बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के सिद्धांत के बारे में बताया करता था, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और यानी ग्रेविटी के नियम के बारे में बताता था, गुरुत्व के नियम के बारे में, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, एंड द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। और ये बताता था कि संसार बीइंग राउंड, जो वर्ड है वो गोल है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता था। यानी लेखक बताता है कि कुछ समय तक मेरी दादी ने मुझे रोज जगाया करती थी, वो मुझे स्कूल के तैयार करती थी, और जब मैं स्कूल से आता था, व्हेन आई केम बैक ही वुड आस्क मी, तो वो मुझसे पूछा करती थी कि टीचर ने क्या पढ़ाया, तो मैं उससे उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता था। मैं बताता था कि कुछ चीज़ें मैं बताता था साइंस के बारे में, और यानी वेस्टर्न साइंस के बारे में, और उनके ज्ञान के बारे में, यानी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, ऑफ द वर्ल्ड बीइंग राउंड, यानी संसार गोल है, सब के बारे में बताता था। तो दिस मेड हर अनहैप्पी। अब ये सब सुन के वो अनहैप्पी हो जाती। दिस मेड यानी इस चीज ने कर दिया, हर माने उनको, अनहैप्पी माने नाखुश। अब इस चीज से वो नाखुश हो जाती थी, यानी दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स। अब सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरे लेसन में मेरी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इंग्लिश जानती नहीं थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। अब वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करती। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो उन थिंग्स पर विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, कि जो वे इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे टीचर लोग, इस पर वो बिलीव नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट, और वो तनाव में रहती थी कि दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और इस चीज पर वो तनाव में रहती थी, दुखी रहती थी कि देयर वाज नो टीचिंग, कि कोई टीचिंग ही नहीं हो रही, कोई सिखाई नहीं रहा है अबाउट गॉड, भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स, और शास्त्रों के बारे में। इस चीज पर वो दुखी होती थी। वन डे एक दिन आई अनाउंस्ड दैट, मैंने ये अनाउंस किया, ये घोषणा की कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमें म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं स्कूल में। जब मैंने ये अनाउंस किया, ये कहा, तो सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो इस पर वो बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई। टू हर, अब उनके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, अब उनके लिए जो म्यूजिक था बड़ा ल्यूड था, माने अशिष्ट चीज थी। एसोसिएशन माने संघ होता है, तो उनके लिए म्यूजिक जो था वो अच्छी चीज नहीं थी, अशिष्ट एसोसिएशंस था। तो इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क, और इट वाज द मोनोपोली, मोनोपोली माने होता है एकाधिकार, कि वो मानती थी कि जो म्यूजिक है उस पर केवल एकाधिकार है, किनका, हार्लॉट्स का, माने वैश्याओं का, यानी प्रोस्टिट्यूट्स का, एंड बेगर्स का, और भिखारियों का, एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फॉल्क, जेंटल फॉल्क माने जो सभ्य लोगों का जो समूह है, फॉल्क माने समूह, कि ये सभ्य लोगों के लिए म्यूजिक का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यानी उनकी दादी का मानना था कि जो म्यूजिक है वो हार्लॉट्स के लिए है, बेगर्स के लिए है, वो जेंटल फॉल्क के लिए नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल। अब लेखक कहते हैं कि उन्होंने ये सुनकर, जब मैंने कहा कि हमें म्यूजिक भी दिया जा रहा है, तो इस पर वो कुछ नहीं बोली। बट हर साइलेंस, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, मीन्ड डिसअप्रूवल, कि उसका यही मतलब था कि वो डिसअप्रूव है, उससे डिसअप्रूव्ड है, यानी सहमत नहीं है, वो म्यूजिक को पसंद नहीं करती। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और जब उनकी दादी ने इतना सुना कि म्यूजिक भी पढ़ाया जा रहा है, तो रेयरली माने मुश्किल से, टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, कि लेखक कहते हैं मुश्किल से फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की। वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, कि व्हेन आई वेंट अप, जब मैं ऊपर गया, टू यूनिवर्सिटी, यानी अब जब मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, यानी मेरी जो आगे की पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी लेवल की होने वाली थी, तो आई वॉज गिवन, यानी जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना मेरा खुद का एक रूम मिला रहने के लिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, वो जो कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप की वो स्नैप्ड हो गई, वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, कि मेरी ग्रैंड मदर ने अपने सेक्लूजन, सेक्लूजन माने होता है संन्यास, उन्होंने इस
सेक्लूजन को स्वीकार कर लिया विद रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के साथ। यानी सेक्लूजन का मतलब संन्यास या एकांतवास, कुछ भी कह सकते। तो उन्होंने अपने इस एकांतवास को बड़े उसके साथ, रेजिग्नेशन के साथ स्वीकार कर लिया, माने अकेलेपन को। क्योंकि उन्होंने, अब रेजिग्नेशन का कहने का अर्थ इधर ये है कि जो उन्हें लेखक का काम करना पड़ता था, यानी कहने का अर्थ है उनको तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सब नहीं, इस सब चीजों से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने अपने सेक्लूजन माने एकांतवास को स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। स्पिनिंग व्हील माने होता है चरखा। वो मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ा करती थी, और टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए, यानी वो किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा अपने चरखे को चलाया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से लेकर सनसेट तक, यानी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक। सी सेट, वो बैठी रहती थी, बाय हर व्हील स्पिनिंग, अपने उसी चरखे के पास, चरखे को स्पिन करती रहती थी, घुमाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और अपनी प्रेयर्स करती रहती थी। रिसाइट माने होता उच्चारण करना, बोलना, यानी मंत्र जपना। मंत्र जब भी चलता रहता था उनका, और चरखा भी चलता रहता था। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून, दोपहर के बाद। सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, जब स्पैरोज गौरैया को फीड कराती थी, माने गौरैया को जब वो भोजन देती थी, गौरैया को दाना देना, चुनाना, तो उस समय जब वो, उसी समय वो केवल रिलैक्स हुआ करती थी, आराम किया करती थी। वाइल, जबकि। सी सेट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग, वाइल जब, सी सेट इन द वेरेंडा, जब वो बरामदा में बैठती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, बिट माने होता है टुकड़े, तो बरामदा में बैठे हुए वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ा करती थी, रोटी के टुकड़े किया करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल वर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरुपिंग्स। अब लेखक कहता है कि जब, वाइल जब, सी सेट इन द बैरिंडा, जब वो बारिंडा में बैठी हुआ करती थी, बरामदा में, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटी को तोड़ रही होती थी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड अराउंड हर, तो उनके चारों ओर कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग, और क्रिएट करती थी क्या, अ वेरिटेबल, वेरिटेबल माने होता सच्चा, सही, यथार्थ। बेडलम, बेडलम माने होता कोलाहल, अव्यवस्था। ऑफ चिरुपिंग्स माने चिड़ियों का चहचहाना, तो एक चिड़ियों की चहचहाट से गूंज जाता था पूरा वो उतना एरिया, उनके चारों ओर वो इकट्ठी हो जाती थी और चहचहाने लगती थी। अब वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरुपिंग्स कहने का इसका पूरा अर्थ है चिड़ियों का कोलाहल क्रिएट हो जाता था। सम केम, कुछ आती थी, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और कुछ उनके लेग्स पर, पैरों में बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों में बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि, इवन माने यहाँ तक कि कुछ तो सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर पे ही बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी इस पर। बट नेवर शूड देम अवे, शू माने होता है भय, भय दिखाकर भगाना, शूड देम अवे, लेकिन कभी भी भय दिखाकर उनको भगाती नहीं थी। शी यूज टू बी, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और इट यूज टू बी, ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट यानी सबसे अच्छा, हाफ आवर आधा घंटा, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए ये सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा हुआ करता था, यानी इस ये आधे घंटे का समय उनके लिए बहुत प्रसन्नता वाला हुआ करता था। बेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, कि लेखक कहते हैं कि वे जब, आई डिसाइडेड, जब मैं निश्चय किया, टू गो एब्रॉड, एब्रॉड माने होता विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज, कि आगे के अध्ययन के लिए जब मैंने विदेश जाने का निश्चय किया, तो आई वॉज श्योर, मैं इस चीज के प्रति श्योर था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी ग्रैंड मदर अपसेट होगी, दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मुझे 5 वर्ष के लिए अवे होना था, दूर जाना था। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, और कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता था, यानी जितनी उम्र उनकी हो गई थी दादी माँ की,
उस समय उतनी उम्र में कोई बोल नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन लेखक कहते हैं मेरी ग्रैंड मदर बोल सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहां तक कि वो सेंटिमेंटल नहीं थी, भावुक नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और सो एनी इमोशन, और ना ही उन्होंने कोई इमोशन शो किया, क्योंकि वो सेंटिमेंटल नहीं थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, और लेखक कहते हैं कि उस समय जब वो मुझे छोड़ने आई तो उनकी जो लिप्स थे, ओंठ थे, वो प्रेयर चल रही थी उन ओंठ में, मूव माने हिल रहे थे प्रेयर में। हिज माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और जो उनका मन था वो भी प्रार्थना में लॉस्ट था, खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, और जो उनकी उंगलियां थी वो बिजी थी। टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, रोजरी माने होता माला, माला की जो मनके होते हैं, बीट्स होते हैं, उनको टालने में या माला फेरने में ही उनकी उंगलियां बिजी थी। साइलेंटली, बड़े चुपके से, साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, और जब वो मुझे इस तरीके से विदा करने आई तो बड़े आराम से उन्होंने मेरे माथे को, फोरहेड को टच किया, किस किया, यानी किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रेंट, चेरिस्ड माने होता है आनंद पूर्वक अनुभव करना, कि व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं रवाना हुआ तो आई चेरिस्ड, मैंने अनुभव किया। द मोस्ट माने नम, इम्प्रिंट माने छाप, इम्प्रिंट माने होता है छाप या चिन्ह। एज परहैप्स शायद, परहैप्स माने होता है शायद। द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, कि शायद उस समय मैंने ये बड़े प्रसन्नता पूर्वक चेरिश किया कि ये जो मोइस्ट इम्प्रिंट है, ये नमी वाला जो चिन्ह है, यानी उनकी दादी ने जब लेखक को चूमा तो लेखक को ऐसे लगा शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है हमारे बीच, यानी शारीरिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट का एक लास्ट साइन है, चिन्ह है। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन लेखक कहते हैं ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन में उनसे मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और लेखक कहते हैं वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगी, यानी उनकी उम्र एक भी दिन और ज्यादा नहीं लगी, यानी वो उतनी ही लगी मुझे जितनी मैं छोड़ के गया था। सी स्टिल मन, अभी भी। हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं था, समय नहीं था उनके पास। हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, यानी बोलने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, यानी बोल नहीं रही थी। एंड वाइल, और जबकि सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, क्लैस्प्ड किया, तो आई कुड हियर द हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो उस समय मैं सुन सका, यानी जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं सुन सका हर रिसाइटिंग, रिसाइट करती, कि वो उच्चारण कर रही थी, बोल रही थी क्या, हर प्रेयर्स, अपने किसी मंत्र को अपनी माला में जप रही थी। जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मैं सुन सका इतना। तो इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले ही दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के पहले ही दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, कि जो उनका सबसे अच्छा मोमेंट थे, क्षण थे, वो गौरैया के साथ ही उनके क्षण बीता करते थे। होम सी फेड लॉन्गर, कि जिनको लॉन्गर ज्यादा देर तक फेड करती थी, भोजन देती थी। एंड विद फ्राइवुलस रिव्यूक्स, रिव्यूक माने होता है डांटना, फ्राइवुलस माने होता है तुच्छ। अब यहाँ फ्राइवुलस रिव्यूक का अर्थ यह है कि यानी ऐसी डांट जो डांट भी है और डांट नहीं है, कहने का अर्थ यह है कि किसी को प्यार से डांटना, तो वो उनको फ्राइवुलस रिव्यूक्स का इधर अर्थ है प्यार से डांटना, कि वो चिड़ियों को बहुत देर तक खिलाया करती थी और डांटा करती थी, माने डांटते हुए खिलाया करती थी। इन द इवनिंग अ चांस केम ओवर हर, कि जब शाम हुई तो अ चांस केम ओवर हर, एक अवसर आया उन पर एक अवसर आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना करी, यानी एक शाम एक ऐसा अवसर आया उन पर कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की, यानी उनके लिए एक ऐसा समय आया जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड माने पड़ोस, तो पड़ोस की स्त्री को उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लाई, बाजा लाई, यानी ढोलक लाई, और स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लेखक बताते हैं एक शाम एक ऐसा अवसर आया जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की, हमेशा प्रार्थना बिजी रहती थी,
और उन्होंने क्या किया, पड़ोस की सभी औरतों को इकट्ठा किया, एक ड्रम लिया और बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स she thumped the sagging skins of the dilapidated drum. Sagging माने होता है शिथिल, स्किन माने होता है त्वचा, ऑफ द dilapidated माने जीर्ण शीर्ण, ड्रम माने ड्रम यानी ढोलक। तो यहां कहने का अर्थ है फॉर सेवरल आवर्स कि कई घंटे, सी थम्ड उन्होंने बजाया, जो वो सैगिंग यानी जो कमजोर सा, जो शिथिल स्किन जिसकी, यानी ऐसा बाजा जिसकी जो स्किन है, जो उसमें मढ़ी होती है, स्किन जानवरों की स्किन मढ़ी होती है, चमड़ा उसमें लगा होता है ढोलक में, तो वो बड़ा सैगिंग टाइप का था और डिलेपिडेटेड था वो, यानी जीर्ण शीर्ण पुराना ड्रम था, तो उसकी जो त्वचा थी वो सैगिंग हो चुकी थी, यानी बहुत ढीली हो चुकी थी, शिथिल हो गई थी। तो इसको वो कई घंटों उन्होंने बजाया। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के होम कमिंग घर आने को उन्होंने गाया। अब कहने का अर्थ इधर क्या है कि वो गीत गाया कि जिसमें योद्धाओं के घर आने की चर्चा थी, यानी योद्धाओं के घर आने का वाला जो गीत होता है उससे संबंधित, जब कोई घर लौटता है तो उससे संबंधित उन्होंने गीत गाया। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब वी हैड टू परसुएड, हमें परसुएड करना पड़ा, मनाना पड़ा, हर उन्हें, टू स्टॉप कि वे स्टॉप कर दे, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग कि ओवर स्ट्रेनिंग न करें, माने ज्यादा तेजी से ना गाएं, इसके लिए हमें उन्हें मनाना पड़ा। That was the first time, और लेखक कहते हैं कि ये पहला अवसर था, पहली बार था ऐसा, since I had known her कि जब से मैं उन्हें जानता था, ये तब से पहली बार था, that she did not pray कि जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill, अब लेखक कहते हैं अगली सुबह she was taken ill, वो बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go, ये एक माइल्ड फीवर था, हल्का फीवर था, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, ये जल्दी ही चला जाएगा, यानी ये फीवर समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर डिफरेंटली सोचती थी, अलग तरीके से। शी टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया, हर एंड वाज नियर कि उनका अब अंतिम समय आ गया। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस चूंकि ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन के अंतिम चैप्टर क्लोज होने के कुछ घंटे पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि उन्होंने प्रार्थना बंद कर दी। उन्होंने कहा कि सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कि वो और ज्यादा अपना समय उनसे बात करने में नष्ट करने वाली नहीं है, अर्थात वो नष्ट करने नहीं जा रही। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट यानी बर्बाद करने नहीं जा रही, एनी मोर टाइम और ज्यादा समय, टॉकिंग टू अस ऐसा करते हुए, यानी उन्होंने कुछ ही समय पहले कहा, जब उन्होंने मतलब लास्ट चैप्टर क्लोज होने से पहले, यानी उनके मरने से पहले उन्होंने ये कहा कि अब वो और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे किसी से बात करने में। तो लेखक कहते हैं बी प्रोटेस्ट, तो इसका हमने विरोध किया कि नहीं आप बात करें। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, देखिए उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो सी ले, वो लेटी रही, पीसफुली वो लेट गई, पीसफुली बड़ी शांति पूर्वक, इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स प्रार्थना करती रही, और टेलिंग हर बीट्स अपने मन के को टालती नहीं, अर्थात माला फेरती नहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि इसके पहले कि हम कुछ भी सस्पेक्ट कर पाते, हमें कुछ भी संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके लिप्स जो है उन्होंने मूव करना स्टॉप कर दिया, यानी और चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी, रोजरी थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, कि उनकी लाइफलेस फिंगर्स यानी उंगलियों में भी अब लाइफ नहीं बची थी, लाइफलेस हो गई थी, यानी ये कहें कि वो मर चुकी थी, तो जो माला थी उनकी उंगलियों से, लाइफलेस फिंगर से वो नीचे गिर गई थी माला भी। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, पालर माने होता है पीली रोशनी, स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति पीली आभा
एक रोशनी उनके चेहरे पर व्याप्त हो गई, स्प्रेड हो गई। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और शी वाज डेड, और हम ये जानते थे कि अब वो मर गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठा लिया। एंड, और एज इज कस्टमरी, और जो कस्टमरी है यानी कहने का अर्थ है जो प्रथा है उसके हिसाब से, लेड हर, और उनको लेटा दिया ऑन द ग्राउंड, जमीन में, यानी बिस्तर से उठा के प्रथा के अनुरूप, एज इज कस्टमरी जो प्रथा है उसके अनुरूप, लेड हर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में लिटा दिया, एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और एक लाल श्राउड से, एक कफन से उनको कवर कर दिया, ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्न मान होता है विलाप करना, रोना, कि कुछ घंटे के विलाप के बाद यानी रोने धोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मान होता है अंत्येष्टि, अंतिम समय, कि जब किसी शव को ले जाने की तैयारी की जाती है वो कहलाता है फ्यूनरल, मान होता है अंत्येष्टि। तो अंत्येष्टि की अरेंजमेंट के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, यानी कमरे में छोड़ दिया। इन द, यानी अब जो भी अरेंजमेंट करेंगे बेघर रहेंगे और बाकी सब लोग बाहर आ गए। इन द इवनिंग, और शाम को, वी वेंट टू हर रूम, वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रूड, क्रूड माने साधारण सा, स्ट्रेचर एक साधारण से स्ट्रेचर में, यानी जिसमें डेड बॉडी को लिटाते हैं, वो लकड़ी का बनाया जाता है, उसी स्ट्रेचर को वो लेकर रूम में गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्रीमेट माने होता है जलाना, उनको जलाने के लिए यानी उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लेने के लिए क्रूड स्ट्रेचर लेके जब वो कमरे में गए तो द सन वाज, तो लेखक कहते हैं द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और सूर्य ने उनके रूम को लिट कर दिया था, जला दिया था। अब जलाने का अर्थ ये है कि सूर्य की रोशनी फैल गई थी उसमें। एंड वेरांडा, और पूरे वेरांडा में फैल गई थी, अर्थात बरामदा में भी, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य ने पूरे कमरे को, बरामदा को एक ब्लेज माने चमक, एक सुनहरी रोशनी की एक चमक से, गोल्डन लाइट से भर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और लेखक कहते हैं कि हम लोग जब उनको उठाने जा रहे थे तो ये सब देखकर कि पूरा कमरा और पूरा बरामदा एक रोशनी से भरा है, ये सब देखकर हम आधे रास्ते हाफ वे में ही रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर द सीले, लेखक कहते हैं ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम, पूरे रूम में, राइट ठीक, अप टू वेयर ठीक वहां तक, सी ले, कि जहां तक सी ले डेड, जहां वो ले माने पड़ी हुई होना, जहां वो मरी पड़ी हुई थी वहां तक। स्टेप रैप्ड इन द, स्टेप माने होता है कठोरता से, स्टेप माने होता है वैसे कठोर, रैप्ड कि अभी भी वो यानी पूरी तरह अच्छे से, स्टेप रैप्ड कहने का अर्थ है अच्छे से कवर होना। इन द रेड श्राउड, और वो अच्छे से कवर थी रेड श्राउड में, लाल कफन में। थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरोज, हजारों चिड़िया, सेट बैठी हुई थी, स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श में फैली हुई बैठी थी, कहने का मतलब है पूरी बिखरी हुई पूरे फर्श में। हम जब अंदर गए तो हमने देखा कि चिड़िया, हजारों चिड़िया जो उनका कफन था, यानी वो अभी मरी पड़ी हुई थी वहीं, और कफन में लिपटी हुई हजारों चिड़िया वहीं फर्श में बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, अब चिड़िया भी कोई चिरपिंग नहीं कर रही थी, अर्थात चिड़ियों का चहचहाना नहीं हो रहा था, चिड़िया बिल्कुल शांत थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और लेखक कहते हैं कि हमें उन चिड़ियों के लिए बहुत दुख हुआ, बहुत दुख अनुभव किया। एंड माई मदर फेच्ड, फेच माने होता निकालना, सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड निकाल लाई, यानी कुछ रोटी लाई उनके लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने रोटी को छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी उसके टुकड़े कर लिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, यानी उस तरीके से जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर तोड़ा करती थी वैसे ही टुकड़े मेरी माँ ने बना लिए उन चिड़ियों के लिए। एंड थ्री इट टू देम, और इन टुकड़ों को उनके पास फेंक दिए, चिड़ियों के पास। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और लेखक कहते हैं कि उन स्पैरोज ने, उन गौरैयों ने कोई भी नोटिस नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया उस रोटी पर, ब्रेड पर। वेन वी कैरीड
माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ। कॉर्प्स माने होता है लाश, कि जब हम अपनी ग्रैंड मदर की लाश को ले गए तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चिड़िया बड़ी शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, कि जो पोछा वाला था, झाड़ू वाला था, वो झाड़ ले गया, उसने स्वेप किया, झाड़ा यानी साफ किया कमरे को। द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो उसने क्या किया, जब जस्ट उसने झाड़ू लगाई अगली सुबह, तो उसने जो ब्रेड के क्रम्स थे, टुकड़े थे, उसको उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। कहने का अर्थ ये है इधर लेखक के कि वे टुकड़े जो कि तो पड़े रहे, किसी भी चिड़िया ने वो टुकड़े नहीं खाए। इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। आपको आई होप ये बहुत पसंद आया होगा चैप्टर, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इस पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मातरम, हर हर महादेव।